Hi viewers, welcome to this new segment, What's the Point, on YouTube channel Side and Insight. Today we will be discussing about the new education policy 2020. And with me, joining is renowned journalist Rahul Dev, and with him is Ratan Chada, an author and political analyst. आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और जैसे हम जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी राहुल देव जी का, राहुल शर्मा दोनों का स्वागत है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आते ही एक बहुत बड़ी बहस जो छिड़ गई है वर्नाकुलर लैंग्वेज में, जो 3 लैंग्वेज ऑप्शन जिस तरह का रखा गया है उसको लेकर के। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा राहुल जी, आप ये बताएं कि एक ऐसी कंट्री जो यंगेस्ट है एज पर द डेमोग्राफिक डिविडेंड वर्ल्ड में, और जहां पर यूथ का रेशियो बहुत ज्यादा है, वहां पर एक नई एजुकेशन पॉलिसी को लाने में 34 साल लग गए। क्या कारण है इसका? अब इसका जवाब तो इन 34 सालों में जितनी सरकारें रही हैं उनसे पूछना पड़ेगा। केवल एक सरकार या केवल आज ये पूछने से काम नहीं चलेगा। लेकिन बहुत मोटी बात ये है कि पूर्णता और समग्रता में इस देश में वैसी वरीयता नहीं मिली है, उसको उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया है जैसा लिया जाना चाहिए था। और मैं तो कहूँगा कि इतने साल बाद ही सही, लेकिन एक नई शिक्षा नीति बनाने की, उसको बहुत बड़े स्तर पर उसमें लोगों से कंसल्टेशन करने की, लोगों की राय लेने की शुरुआत हुई और फिर वो आखिर में आ गई हमारे सामने। तो इसके लिए हमें इसका स्वागत करना चाहिए। अब पहले क्यों नहीं हुआ, इसमें जाने से कोई लाभ नहीं है। मोटी बात यही है कि हमने शिक्षा की गंभीरता को उतना महत्व नहीं दिया इस पूरे भारतीय राज्य ने जितना दिया जाना चाहिए था। शिक्षा नीतियां पहले भी बनी, लेकिन जब बनी वो भी उन पर ठीक से ईमानदारी से अमल नहीं हुआ। तो ये दोनों चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। अब मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा जो राहुल देव जी ने कहा कि वास्तव में जो शिक्षा नीति अब तक बनी थी वो सारी मैकॉले की शिक्षा नीति की नकल थी, थोड़ा बहुत सुधार था, मूलभूत से नया सोच। ये मैंने तो अपने जीवन में, मैं तो स्कूल में बहुत पहले गया, शायद आपके आसपास ही गया होगा। जो प्रणाली मेरे पिताजी के समय थी या उसके बाद मेरे बड़े भाई थे, मेरे बच्चे थे, स्कोरिंग को डाइल्यूट करने के अलावा कोई भी खास फर्क मैंने तो देखा नहीं इतने सालों में। एक जो मूलभूत था, लर्निंग बाय रोड, याद रखना, उगलना परीक्षा में और उसको नंबर देने के केवल मापदंड बदलना, कभी 11+2 कभी 10+3, इसके अलावा कोई मूलभूत सोच मैंने तो इतने सालों में देखी नहीं थी। तो जो मूलभूत सोच में फर्क आया, ये सबसे महत्व है इस बात का। और मैं इसमें जोड़ूंगा कि जो इसके अंदर भारतीय विचार को महत्व दिया जा रहा है, भारतीय ज्ञान को महत्व दिया जा रहा है, मूल अपने जो पुराने अपने साहित्य हैं, पुराने जो अपने सभ्यता उसके बारे में उनका ज्ञान लाना। मैंने ये आज जानबूझ के जैकेट पहना है, जैकेट मुझे अरुणाचल प्रदेश के बंधुओं ने दिया था। तो अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के भी राज्यों के जो पुरानी ज्ञान संपदा है, वो जो हमारे वनवासी बंधु हैं, जनजाति हैं, उनका भी ज्ञान हम तक पहुंचे। ये बहुत बड़ी सोच में फर्क है जो कि मूलभूत रूप से हमारे सोच को बदलेगा। अभी इम्प्लीमेंट कैसा होगा अलग बात है, लेकिन ये सोच आई कि मेरी जड़ों तक मुझे जाना है, ये बहुत बड़ा फर्क है। मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा रतन जी कि ऐसा नहीं है कि इन बातों पर और विशेषतः भाषा के प्रश्नों पर, माध्यम भाषा के प्रश्न पर, भारतीय विज्ञान को सामने लाने के प्रश्न पर पहले विचार नहीं हुआ या पिछली नीतियों ने बात नहीं की। जो पहली हमारी नीति बनी 68 में, तो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जो स्वयं एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने, उनके नेतृत्व में बनी थी, वो अध्यक्ष थे उसके, और उसमें बहुत स्पष्ट साफ तौर पर शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं को बनाने की बात कही गई थी। ये बहुत प्रमुख उसकी सिफारिश थी। और उसके साथ भारतीय भाषाओं का मतलब है भारतीय ग्रंथों में ज्ञान परंपरा को सामने लाने की, उसको, उसके अध्ययन की और उसके आधार पर शोध करने की, ये बातें कही गई थी और लगातार इनको दोहराया जाता रहा है। त्रिभाषा सूत्र 1968 में आया और हर भाषा नीति में वो शामिल रहा है। ये कोई पहली बार नहीं है कि इस नीति में वो उसकी बात की गई है। तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए। तो कि बाकी कभी हुआ ही नहीं विचार, ये कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन नहीं, हुआ। आपने राहुल जी, आपने केवल भाषा की बात की, मैं तो ओवरऑल अप्रोच की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं उसकी भी बात, इसमें जो नई बात जो अच्छी है कि संस्कृत को जितना महत्व दिया गया है वो पहले नहीं दिया गया, ये अच्छी बात है।
लेकिन बिल्कुल नहीं दिया गया ऐसा भी कहना सही नहीं होगा। हमें याद रखना चाहिए कि इन्हीं पिछले कई दशकों में ही संस्कृत के विश्वविद्यालय खुले हैं, उनकी संख्या बढ़ी है, उनके विद्यालय खुले हैं और काफी संस्कृत में काम हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। हम आशा करते हैं कि अब होगा। लेकिन राहुल जी, कोठारी कमीशन की आपने जो बात, जी बोलिए। पहलू भाषा की बात कर रहे हैं, मैं ज्ञान संपदा की बात कर रहा हूँ। मुझे जो मैंने स्कूल में पढ़ा और जो मेरे बच्चे पढ़ रहे थे, उनके बच्चे जो पढ़ रहे हैं, कहीं भी मुझे प्राचीन ज्ञान संपत्ति का कहीं भी विचार, कहीं भी इतिहास के अंदर उल्लेख या अपने कल्चर के अंदर उल्लेख मैंने देखा नहीं ऑनेस्टली। और शिक्षा एग्जाम के पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं है। अब जो एक बहुत बड़ा बेसिक परिवर्तन है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच, कोई करिकुलर, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर, कोई स्पोर्ट्स, ये अलग अलग खाने में जो सोच थी उसको बदलने की कोशिश की है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। भाषा का विषय तो अलग है, उसके ऊपर तो मेरा कोई दो राय नहीं आपसे। ये तो ऐसा हुआ कि त्रिभाषिक फॉर्मूला का कभी भी ऑनेस्टली इम्प्लीमेंटेशन हुआ ही नहीं, मैं ये कहूंगा। पूरी भाषा दक्षिण के अंदर, ठीक है, हाँ, यानी दक्षिण की भाषाएं उत्तर नहीं पहुंची, उत्तर की भाषाएं दक्षिण में पहुंचे, लेकिन उत्तर में कभी प्रयत्न पूर्वक दक्षिण की भाषाएं लाई नहीं गई। ये त्रिभाषीय फॉर्मूले के साथ बेसिक एक धोखा था, मैं कह सकता हूँ। लेकिन खैर अभी आगे बढ़ेंगे। खैर, लेकिन जैसे राहुल जी ने कोठारी कमीशन की बात की, तो कोठारी कमीशन में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था, लेकिन उसमें जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था उसमें था कि हिंदी अंग्रेजी के साथ एक मॉडर्न लैंग्वेज आपको सीखनी है, जिसमें साउथ इंडियन लैंग्वेज का जिक्र हुआ था। लेकिन यहाँ पर रतन जी, ये सवाल आपसे है, यहाँ पर जिससे कहा गया है कि 1st-5th स्टैंडर्ड तक आपको वर्नाकुलर या लोकल या रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ना है, एक तरह से अप्रोच की है। क्या आपको लगता है इस अप्रोच को जिस तरह से नकारा जा रहा है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है, वो सही है? क्योंकि अगर इस कंट्री में हम देखें, जो मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन है, वो गुड्स डिस्पैच जो था उसको माना जाता है, लेकिन उसमें भी वर्नाकुलर लैंग्वेज को ही प्राइमरी एजुकेशन का मीडियम बताया गया था। तो अब इसको क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है? देखिए, अब स्थापित शक्तियां हैं, उनका सारा धंधा, सारा बिजनेस इस पे चलता है। मजेदार बात यह है कि केवल 6%, 70 साल के प्रयत्नों के बाद में सारे जो सत्ताधीश दिमाग हमारे रखने वाले लोग हैं, 70 साल में अंग्रेजी पढ़ने वालों की भाषा 1.5% से 6% तक ला पाए, पूरा प्रयत्न करने के बाद। तो अगर 6% की भाषा को हम बोलते हैं ये सब पे इम्पोज हो सकती है, लेकिन हिंदी या कोई भी प्रादेशिक भाषा इम्पोज नहीं हो सकती, क्योंकि बाकी पे अन्याय होगा। तो ये तो मुझे समझ में नहीं आता। जैसे राहुल देव जी भी बता सकते हैं, उनका हिंदी के प्रति उनका बहुत अध्ययन है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि केवल एक आपत्ति करने के लिए आपत्ति है। 6% जो पढ़ते हैं वो भाषा इम्पोज की जा सकती है, लेकिन 40% जो जानते हैं उसको इम्पोजिशन गिना जाएगा। अगर प्रादेशिक भाषा में कहा गया तो कहा गया, उसके अंदर ज्ञान कहाँ है, पुस्तकें क्या है, शुरुआत तो करनी पड़ेगी। आपकी जानकारी के लिए, इजराइल जब बना उस समय जूइश भाषा खत्म हो चुकी थी, ना लिपि थी ना भाषा थी। उन्होंने पुराने यहूदियों को इकट्ठा किया, उनसे दोबारा सारा ज्ञान उनसे निकाला और लिपि दोबारा जगाई, और उसको जगाकर पूर्ण रूप से नई भाषा खड़ी की उन्होंने। ये बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए कि चाहे तो भाषाओं को हम दोबारा पुनर्जीवित कर सकते हैं। और संस्कृत तो सारे ज्ञान का भंडार है, किसी को पढ़ने में उनसे दोहराई होनी चाहिए। सारी की सारी भाषाएं भारत की, उनकी जड़ें तो संस्कृत में मिलती हैं। तो केवल एक पुराना एक छिड़ा विवाद है, क्योंकि अब ये सरकार है, इसको कुछ ना कुछ नकारना है, और भाषा के नाम पे किसी न किसी नाम पर हमको विभेद खड़े करने में, इससे ज्यादा इसको कुछ मानता नहीं। आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया इसमें राहुल जी? मैं सहमत हूँ पूरी तरह रतन जी से। दिक्कत यह है कि अभी इस देश में लोगों ने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद तथा उसके रूपों और उसके प्रभावों का ठीक से अध्ययन किया नहीं है, व्यापक रूप से नहीं किया है हम लोगों ने। हम ये भूल गए हैं, और इस देश का ये जैसे रतन जी 6% कह रहे हैं, मैं उसको 10% कहूँगा। कई आकलन है उसको लेकर, तो चलिए वो आप 6 से 10, 12 कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन इस वर्ग जो ये प्रभु वर्ग है, ये सब कुछ शासन करता है, यही देश चलाता है। हर क्षेत्र में उच्चतम स्तर पर इसी का प्रभुत्व है, इसी का वर्चस्व है, यानी अंग्रेजी का वर्चस्व है। ये वर्ग जब भी भाषाओं की, भारतीय भाषाओं को बढ़ाने की बात होती है, ये तिलमिलाने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो उनकी जो उनको विशेष ताकत मिली हुई है इस अंग्रेजी के क्लब में शामिल होने से, वो थोड़ी सी कम हो। दूसरी बात ये कि अब देखिए, आप अपनी हिंदी देखिए। अब मैं आपसे कहूं कि ऐसा क्यों है कि आपके जैसा प्रतिभावान युवक भी, जो इतना सचेत है इन चीजों के प्रति, जो शिक्षा पर बात कर रहा है,
वो भी जब हिंदी बोल रहा है तो वो इंग्लिश बोल रहा है, लेकिन जब आप अंग्रेजी बोलते हैं तो उसमें आप 2 शब्द भी हिंदी के नहीं डालेंगे। ये क्यों है? तो ये जो है ना, ये जो बात है कि एक इतना बड़ा वर्ग स्थापित हो गया है उसमें, उनके आर्थिक स्वार्थ जुड़ गए हैं। रतन जी ने जो कहा कि जो अंग्रेजी का जो अर्थव्यवस्था है, अंग्रेजी और उसको चलाने वाला, उसको बढ़ाने वाले जो इकोसिस्टम है, वो इतना ज्यादा उसकी आर्थिक ताकत है कि उससे लड़ने की ताकत किसी सरकार में नहीं है, और कोई सरकार उसको छेड़ना नहीं चाहती उस वर्ग के छत्ते को। वरना कोई कारण नहीं है कि 70% देश जिसको समझता है उसको अस्वीकार करके जो 10% लोग समझते हैं उसको सर पे बिठाने के लिए ये लोग तैयार हैं। उनको इस पर शर्म नहीं आती, कोई लाज नहीं आती। और अंतिम बात, ये जो पूरा विरोध है हिंदी का या भारतीय भाषाओं का, ये हमारे संविधान की भावना का, संविधान में जो भाषा के प्रावधान है उनका अपमान है, उनकी अवमानना है। जो भाषा के संविधान में प्रावधान है, धारा अनुच्छेद 343 से 351 तक, आर्टिकल 343, 351, उनको अगर आप देखेंगे तो उसमें संविधान का इरादा बहुत साफ है कि वो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की ही उसका मंतव्य था, उसका आशय था। सारी संविधान सभा में इस पे बहस हुई, सारे स्वतंत्रता संग्राम में इस पर सर्वानुमति थी, संविधान सभा में इस पर सर्वानुमति थी। सिर्फ बहस हुई वो हिंदी या हिंदुस्तानी इस पर हुई थी। तो उसके बाद ये जो विरोध है ये राजनीति प्रेरित है। मैं अभी उसकी विस्तार में नहीं जाऊंगा कि जो तमिल विरोध है, जो सबसे ज्यादा प्रखर और मुखर है हिंदी का, उसकी जड़ें कहाँ हैं, उसको मैंने थोड़ा समझने की कोशिश की है। अगर आपके पास समय होगा तो बात कर सकते हैं, लेकिन वो राजनीति प्रेरित है, शुद्ध राजनीतिक है, और वो बनाया गया एक निर्मित विरोध है, एक मैन्युफैक्चर्ड ऑपोजिशन जिसको हम कहते हैं, वो है। जी, मैं दूसरा प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा और जोड़ना चाहूंगा छोटी सी बात, आगे बढ़ेंगे उसके बाद, कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जितने भी टॉप साइंटिस्ट हैं, जितने भी टॉप के उद्योगपति हैं, सारे के सारे देसी भाषा में बढ़कर बाहर आए हैं। क्योंकि जितना ज्ञान आसानी से मातृभाषा में दिया जा सकता है, उतना ज्ञान आधी ताकत आपकी अंग्रेजी सीखने में जाती है, आधी ताकत आपकी ज्ञान प्राप्ति में जाती है, तो ज्ञान तो रास्ते में कहीं बिखर जाता है, और उसके कारण उनको नीचा दिखाने के लिए उनको काम की दिक्कत होती है। मैंने अपने समय में अपने बिजनेस में, मेरा आईटी का बिजनेस रहा है, मैं इंजीनियर जिनको इंग्लिश बोलनी नहीं आता, तो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल सिखाना और उनको उसमें कॉन्फिडेंस देना, और बड़ा उत्तम काम कर रहे थे। लेकिन होता ये है कि आप प्रेजेंटेशन अच्छी करते हैं, अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं, तो सेल्स के अंदर आपको प्रकृति मिलती है, लेकिन बहुत सारे फील्ड है, जितने टॉप के लोग हैं सारे बिल्कुल देसी हैं। तो ये सारी अंग्रेजी फर्राटे से बोलने वाले शासन के ऊपर से राज कर सकते हैं, लेकिन नीचे से ऊपर जो अपनी स्ट्रगल से आते हैं, जो अपनी शक्ति से आते हैं, वो सारे के सारे भारतीय जड़ों से जुड़े हुए लोग हैं। ये हमें याद रखना चाहिए। और एक और बात राहुल देव जी ने बतानी रह गई होगी शायद, कि डॉक्टर अंबेडकर संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, आपको याद होगा। तो ये तो केवल प्रेरित हुए ऐसे लोग उस समय शासन में आए जिनका अंग्रेजों से बहुत प्रेम था। और हाँ, तो वो भारत सेंट्रिक व्यू नहीं था, वो ब्रिटिश सेंट्रिक व्यू था, जिसके कारण सारी समस्याएं की जड़ हमारी है, उससे बाहर अपने को बाना है। मुझे लगता है एनईपी उसकी शुरुआत है केवल। बिल्कुल, लेकिन ये बहुत ही अपने आप में एक अजीब बात है। जर्मन्स अपनी लैंग्वेज में इतना प्राउड फील करते हैं, चाइनीज अपनी लैंग्वेज में सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते किसी भी चीज को लेकर के, लेकिन भारतीय हिंदी को लेकर के इतने क्यों ज्यादा लो फील करते हैं बोलते वक्त, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं एक छोटा सा इसी की बात को लेकर छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। अभी हाल फिलहाल में मैं कश्मीर और दिल्ली में भी काफी कश्मीरी पंडितों से मिला एक रिसर्च प्रोजेक्ट के चलते। तो मैंने उन सबसे जब बात की तो उनका मेजोरिटी का यही कहना था कि हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब ये है, क्योंकि हम कश्मीर से बाहर आ चुके हैं, हमारी जो जनरेशन हम आगे वो कश्मीरी लैंग्वेज को ना बोल पा रही है, ना वो उसको आगे बोलना चाहती है। तो हमें ये डर है कि हमारी ये जो लैंग्वेज है ये खत्म ना हो जाए। खैर, ये अपने आप में बहुत सोचने का विषय है। लेकिन मेरा ये अगला प्रश्न आपसे रतन जी कि ऐसे अगर आप देखें तो इस गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा जो क्रिटिसाइज किया गया है वो अब तक किया गया है इसकी एजुकेशन पॉलिसी को लेकर। बाकी जितने भी वर्टिकल्स रहे इसमें गवर्नमेंट ने परफॉर्म किया, लेकिन एक एजुकेशन मिनिस्ट्री जो थी, चाहे वो स्मृति ईरानी के टाइम से लेकर अब तक देखा जाए, सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज हुई है। और ऐसा नहीं कि इससे पहले भी कमीशंस नहीं बैठे, पॉलिसीज नहीं बनी, लेकिन जो फेलियर था वो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट था। आपने जीडीपी को 6% कर दिया एजुकेशन के लिए,
लेकिन क्या आपको लगता है ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा बिल्कुल वैसे ही? देखिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने सड़कों की योजना शुरू की थी, लोग हंसे थे उनके ऊपर। उन्होंने कहा था पैसा कहाँ से आएगा, वो सड़कों का क्या करोगे। लालू प्रसाद ने जी ने कहा कि सड़कें बनेगी तो इस पर तो पैसे वाले लोग चलेंगे, गरीब का क्या होगा। ऐसी विचित्र सोच है अपने यहाँ। अब मोदी ने सड़कों की बात की, ट्रेन की बात की, तब भी यही बात आई। तो ये विरोध के लिए विरोध है, किसी गहराई से इसके अंदर सोच नहीं है, तो इस पर अधिक ध्यान देने का फायदा नहीं। बीजेपी की क्रिटिसिज्म ये शिक्षा नीति को लेकर नहीं हुई थी, शिक्षा नीति नहीं है इसके लिए हुई थी, ये फर्क आप समझिए। बिल्कुल, ये बात है। आप कुछ कहना चाहेंगे राहुल जी इसमें? मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अगले 2 साल में अगर हम एक ईमानदार कोशिश इसको लागू करने की देखते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। मेरी यही आशा है कि ईमानदार कोशिश हो और थोड़ी सख्त कोशिश हो, उसमें कोताही को, ढीलेपन को, भ्रष्टाचार को बर्दाश्त न किया जाए, लेकिन इस तरीके से हो कि देश के सभी राज्य और सभी नागरिक उसको अपना महसूस करें। तो जहां जहां संवाद करने की जरूरत है, और इस पर अभी बहुत राज्यों से संवाद करना होगा, अलग अलग वर्गों से संवाद होगा, दलों से संवाद होगा, तो उन सबसे संवाद ठीक से किया जाए, सबको सहमत करने की कोशिश हो। कोशिश ही कर सकते हैं। लोकतंत्र में कभी पूरी तरह सर्वानुमति नहीं होती, लेकिन ईमानदार कोशिश की जाए संवाद की, समझाने की, और सबको साथ लेकर चलने की और अमल करने की। ये बात है। राहुल जी, मेरा ये कहना है कि हम क्वांटिटी की तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन जो कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है हमारी एजुकेशन का, वो कंटेंट रहा है। जिस तरह का कंटेंट हमारी टेक्स्ट बुक्स में है, जो बहुत डिस्टॉर्टेड है, जिसके वजह से एक बहुत ही एक अलग इकोसिस्टम आज तक बन के चला है, और जिसमें हमने बहुत ऐसी चीज देखी है कि यूथ आज कितना अपनी हिस्ट्री को, जो जो एक्चुअल हिस्ट्री है उसको नहीं जानता। आपको क्या लगता है कि एक नई एजुकेशन पॉलिसी के साथ कितना जरूरी है इस वक्त कि जो 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 टेक्स्ट है, जो कंटेंट है बुक्स में, वो चेंज होने की जरूरत है? क्योंकि हमने हाल फिलहाल में ऐसे कई इंसिडेंट देखे जहां पर जैसे 2016 में जाकर के तो डीयू की बुक्स में चेंज किया गया कि जो भगत सिंह है वो टेररिस्ट नहीं है, वो एक क्रांतिकारी हैं। अभी हाल फिलहाल में देखा कि जैसे मलाला यूसुफ को पढ़ाया जा रहा है किताब में एज वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के ले, और बंगाल में एक किताब में टीचर कहता है कि आप बांग्लादेश का नेशनल एंथम पढ़ के आए। ऐसे बहुत इंसिडेंट होते रहते हैं। तो क्या आपको लगता है जरूरी इसके साथ ये भी है कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें भी बदलाव किया जाए? निश्चित रूप से बदलाव किया जाए। दुनिया में हर जगह टेक्स्ट बुक्स जो होती हैं, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें होती हैं, हर स्तर पर उनमें लगातार बदलाव और अपडेशन होता रहता है, क्योंकि हर जगह, हर क्षेत्र में नई जानकारियां आती रहती हैं, नया ज्ञान आता रहता है। इतिहास में भी यही होता है। इतिहास कभी अंतिम नहीं होता। कोई भी ये नहीं कह सकता, इतिहासकार भी नहीं कह सकता बड़े से बड़ा, कि जितना इतिहास मैंने समझा है ऐसा ही था और इतना ही था। इतिहास भी और इतिहास का अध्ययन भी एक निरंतर बदलने वाली और खुलने वाली चीज है, जैसा कि हर ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में होता है। तो पहली जरूरत तो यह है कि सारी पाठ्य पुस्तकों को नए ज्ञान और नई जानकारियों के आधार पर अद्यतन किया जाए, यानी अपडेट किया जाए। दूसरी बात, उनमें जहां जहां विकृतियां आई हैं, कई बार विकृतियां इंसानी चूक के कारण हो जाती हैं कि गलत चीज किसी ने ध्यान से पढ़ा नहीं, उसका संपादन ठीक से नहीं हुआ, गलतियां रह जाती हैं। कई बार गलत तथ्य आ जाते हैं, लेखक की अपनी जानकारी नहीं होती, वो बिना संपादित हुए, संशोधित हुए छप जाती है। ऐसी चीजें होती हैं। इतना बड़ा देश है, आप सोचिए कि हर राज्य की अपनी अपनी कितनी पाठ्य पुस्तकें होंगी इस देश में, हर विषय की कितनी अलग अलग भाषाओं में कितनी पाठ्य पुस्तकें होंगी, लिखने वाले कितने होंगे। तो ये जो विविधता है, ये भी हमारी एक बड़ी चुनौती भी है और समस्या भी है, और वो एक हमारी समृद्धि भी है। तो मैं ये कहूँगा कि इतिहास की दृष्टि का जहाँ तक सवाल है, क्योंकि जब कोई भाजपा सरकार आती है, उस पर जो सबसे बड़ा आरोप लगता है, जिसकी आप शायद जानना चाहते थे, वो था भगवाकरण का, शिक्षा के भगवाकरण का। ये जो नीति आई है, इसमें मुझे एक शब्द भी ऐसा नहीं मिला जिसके आधार पर यह आरोप लगाया जा सके, और लोगों को संकोच हो रहा है करने में। इसकी दूसरे कई तरह से आप आलोचना कर सकते हैं, लोग कर रहे हैं, लेकिन इस आधार पे नहीं हो सकती। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत स्वागत योग्य है। दूसरी बात, किसी भी तरह का करण हो, चाहे वो भगवाकरण हो या हराकरण हो, या वो मार्क्सवादी करण हो या वो हिंदूवादी करण हो, हिंदूकरण हो, ये हर तरह का वाद और करण ये सत्य को और इतिहास को विकृत करता है।
एक भविष्य के निर्माण के प्रति गंभीर समाज को और देश को निर्मम होकर, निरपेक्ष होकर सत्य को जानने और बताने की और अपने इतिहास को जानने समझने की कोशिश करनी चाहिए। पहले से तय आग्रह हम निष्कर्ष पहले निकाल लें और उसके बाद खोज करेंगे तो फिर हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो इस तरह के जो अनावश्यक वैचारिक आग्रह हैं उनसे बचते हुए शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है, ज्ञान को निरंतर समृद्ध करना, ज्ञान संपन्न बनाना छात्रों को, वो करना चाहिए और मैं आशा करता हूं कि ये होगा। मैं इसमें उदाहरण दूंगा पूर्वाग्रह का कि जिस प्रकार से बंगाल की पुस्तिकाओं में कम्युनिस्ट राज्य के अंदर औरंगजेब की छवि सुधारने के लिए उस समय उनकी पुस्तकों के अंदर पूरी एक कमेटी बैठी और शुद्ध हो और अशुद्ध हो, क्या उनको हटाना है क्या बदलना है, उनका बाकायदा स्टडी करके बदला गया। और औरंगजेब बड़ा सीधा साधा गरीब सा बादशाह था जो टोपियां सिल के घर चलाता था, ऐसी एक छवि बनाने का बड़ा प्रयत्न हुआ। जो तोड़े गए मंदिर वो किसी कारण से नहीं तोड़े गए। एक दूसरा, सरस्वती नदी के शोध के बाद भी, द्वारका के शोध के बाद भी, पिछले 10 सालों की कई स्टडीज के बाद भी हमारी किताबों में आर्यन इन्वेजन थ्योरी आज भी ऐसे के ऐसी है। यानी आर्य बाहर से आए थे, हमला किया उन्होंने, ये आज भी पढ़ाया जा रहा है, जबकि ये थियरी गलत है। इसके प्रमाण होने के बावजूद इसको साथ में शामिल नहीं किया। मैं नहीं कहता कि हटा दो, लेकिन आप दोनों तथ्य तो रखिए, पढ़ने वाले को रेफरेंस करने दीजिए, पढ़ने दीजिए, निश्चित करने दीजिए। अभी 16 साल का लड़का है, कल उसने एक आर्टिकल छापा है, मुझे उसने दिखाया था, छापा उसके बाद उसने, जो अपनी पढ़ाई करते करते उसने देखा मुझे मंजूर नहीं है, कुछ गड़बड़ है, उसने सारा अध्ययन करके निकाले, तथ्य निकाले और उसने तथ्यों के साथ में आर्टिकल लिखा कि क्यों ये गलत है, ये क्यों विद्यार्थी को बाहर से करना चाहिए, उसको क्यों नहीं अपनी किताबों में मिलना चाहिए। जो किताबें इतिहास की पहले से मान्य किताबें थे, तो उनको हम इतिहास के शेल्फ से क्यों हटा देते हैं। जुद्दनाथ सरकार क्यों जाता है, आसिम मजूमदार क्यों जाता है, और क्यों हमारी नई थ्योरी उसके अंदर नहीं आती जो राहुल देव जी कह रहे हैं। तो अगर हम कोई भी आदमी हो, कोई भी शासन हो, ज्ञान जितनी तेजी से बढ़ रहा है, पुस्तकों का रिवीजन तो उतनी तेजी से करना पड़ेगा। आप कहें हमने 1947 में पढ़ा था, अंग्रेज बता गए थे हमें, हम तो वही दोहराते रहेंगे तो नहीं चलेगा। और अगर बदलेंगे वो क्योंकि मार्क्स की अभी नई अवधारणा आ गई तो पुराने सारे इतिहासकार गलत हो गए, हम सारी की सारी इतिहास को क्लास स्ट्रगल में परिवर्तित कर देंगे। आपके दृष्टिकोण दूसरे पे थोपना ये विकृति है। आपके दृष्टिकोण के साथ में दूसरा दृष्टिकोण देना और मुझे आजादी देना कि मैं दृष्टिकोण अपने दृष्टि से देख पाऊं, यही भी आवश्यक है ना। आज अगर कोई विद्यार्थी पीएचडी करना चाहता है जो कि रोमिला थापर एंड कंपनी की इच्छा के विरुद्ध है, उसको पीएचडी मिलने वाली नहीं है, उसको थीसिस एक्सेप्ट होने वाली नहीं, सब्जेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है, ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ। ये यहाँ नहीं, अमेरिका में भी होता है आज भी। तो इसको तोड़ने के लिए आवश्यक है कि हर तरह के रास्ते खोले जाए, कोई पूर्वाग्रह न हो, और जो पूर्वाग्रह को साइंस कह के मानते हैं उनको भी अपना पूर्वाग्रह हटाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये उम्मीद रहेगी, क्योंकि जो हमारे शिक्षा पद्धति को देखा जाए और हमारे जो हमारे थिंकर्स थे, फिलोसफर्स थे, जिन्होंने इंडियन रिनेसा को उस वक्त उजागर किया और इतना एनरिच किया, मुझे लगता है कि वो तो एक टेक्स्ट बुक से हट करके एक नॉवल बन गया जिनको अलग से खरीद के हमें पढ़ना पड़ता है और टेक्स्ट बुक में उनके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है। लेकिन जिस तरह से कर्नाटका सरकार ने टिपू और हैदर अली के इतिहास को हटाया, उम्मीद आने वाले टाइम में ऐसे चेंजेस और स्टेट्स में भी देखने को मिलेंगे। लेकिन इसमें मेरा सवाल आपसे है रतन जी, एक कि अंडर ग्रेजुएशन को इस पॉलिसी में 4 ईयर कर दिया और बहुत मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। आपको याद होगा कि जब कपिल सिब्बल एजुकेशन मिनिस्टर थे यूपीए 2 में, उस वक्त हमारी जो टॉप 100 यूनिवर्सिटी में जो आईआईटीज की रैंकिंग थी वो वहां से गिरनी शुरू हुई और आज ये हाल है कि टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में हमारी कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं आती वर्ल्ड की। लेकिन अगर हम अंडर ग्रेजुएशन को 4 इयर्स कर रहे हैं और जिस तरह से एंट्री एग्जिट ऑप्शन दे रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे ज्यादा फिर फोकस करना पड़ेगा ताकि यूनिवर्सिटीज का स्ट्रक्चर भी बदले, कॉलेज का स्ट्रक्चर भी बदले, जो इसको और एम्फसाइज कर सके? देखिए, गुणवत्ता का सबसे बड़ा प्रश्न ये है जो मैं मानता हूँ कि हमने प्राइमरी एजुकेशन को बिल्कुल निग्लेक्ट किया। प्राथमिक जो शिक्षा है उसको बिल्कुल निग्लेक्ट किया, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसमें टीचर्स की देखभाल नहीं है। जो टीचर है उनकी ना तो तरक्की, ना उनके अंदर कोई उनको जैसे कहते हैं कि नया ज्ञान देने की अवस्था, ना नए शिक्षण पद्धति की व्यवस्था, कुछ नहीं है। अभी ऑनलाइन शिक्षण शुरू हुआ है कोविड के अंदर, कोई उनको ट्रेनिंग नहीं है। वो बेचारे जैसे क्लास में देते से कैमरे के आगे बोलते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो जो भी प्रकार है, हमारी समस्या की जड़ प्राथमिक शिक्षण का पूरी तरह से निरस्त करना, ये हमारी मूलभूत प्रॉब्लम है। हायर एजुकेशन प्रॉब्लम नहीं है। हायर एजुकेशन में 80% लोग जाते ही नहीं, जा सकते नहीं, उनकी इच्छा नहीं है।
अगर आप जीवन जीने के लिए आपको स्नातक स्तर तक अच्छी विद्या मिल जाती है, उसके अंदर वोकेशनल है, आपको फ्रीडम है कि आप इतिहास पढ़ रहे हैं, कि आप गणित पढ़ रहे हैं, अपने आप को परख रहे हैं। मैंने 12वीं कर ली, मैंने डिप्लोमा कर लिया, तो मुझे ध्यान में आया कि मेरा मैथ्स और साइंस से ज्यादा मेरा इंटरेस्ट आर्ट्स में है। मैंने दोबारा आर्ट्स में डिग्री की। अगर उस समय मेरे को ऐसी शिक्षा पद्धति मिली होती कि मैं अपना एक्सपेरिमेंट उसी समय कर लेता, तो मैं 3 साल और बिगाड़ता, मैं उस अपनी लाइन में उसी समय चला जाता। ये जो फ्रीडम है ये बहुत अच्छी है, लेकिन 2-3 मुद्दे जिसपे मुझे चिंता है। एक, जो हाईली स्पेशल इंस्टीट्यूशन को जनरलाइज कर रहे हैं, आईआईटी में ह्यूमैनिटीज डाल दी, ह्यूमैनिटीज में इंजीनियरिंग डाल दी, इसमें हमारी जो एक फोकस होता है, फोकस कम हो सकता है, इसका मुझे डर है। क्योंकि जनरलाइजेशन हर जगह अच्छा नहीं होता। आईएएस भी आप जनरलाइज बनाते हैं, फिर उसको विशेष ज्ञानों में डाल देते हैं और सारे काम का भट्टा बैठ जाता है। आप आर्कियोलॉजी में आईएएस को बिठाते हैं जिसको आर्कियोलॉजी के बारे में पता नहीं और किसी चीज का पता नहीं। आज वो स्पोर्ट्स का आईएएस है, कल को वो कल्चर का आईएएस बन जाता है, वो नहीं। तो इसी प्रकार विशेष जो इंस्टीट्यूट है उनको बिल्कुल जनरलाइज करना मेरे विचार से थोड़ा रिस्की है। दूसरे 2 विषय मुझे बहुत चिंता के लगते हैं। एक, आरटीई के ऊपर मैंने कुछ भी कहा नहीं गया। आरटी को और सख्ती से लागू करने की बात है, लेकिन आरटीई के अंदर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो शिक्षा का प्रमाण है, खासकर ईसाई इंस्टीट्यूशंस में, बहुत जबरदस्त है। उनका अनुभव हमसे बहुत अधिक था। उन्होंने बहुत अच्छी तरह अपना सारा पद्धति खड़ी की। वहां गरीब विद्यार्थी क्यों नहीं पढ़ सकता? वो भी एडेड स्कूल है, वहां उसका उपयोग क्यों नहीं होना चाहिए दलित विद्यार्थियों के लिए? तो आरटी का या तो इम्प्लीमेंटेशन सब जगह हो या आरटी ना हो, क्योंकि आरटी के कारण आज की तारीख में हजारों की तादाद में स्कूल बंद हो रहे हैं। ये मेरे पास आंकड़े हैं, राहुल देव जी के होंगे आंकड़े। उसको कभी रैशनलाइज किया जाता है, उसको पैसे मिलते नहीं जो देने हैं। अभी उसका मतलब क्या होगा कि अगर आपको देशी भाषा छुट्टी पानी है, अगर आपके पास पैसे, आप इंटरनेशनल स्कूल में जाएंगे, आप 3-4 लाख 5 लाख फीस खर्च करेंगे, तो आप ये सब लोगों से दूर रहेंगे। वहां फिर आरटी के विद्यार्थी आएंगे और टिकेंगे नहीं, चले जाएंगे। तो गरीब विद्यार्थी के लिए सही रास्ता क्या है? अगर आरटी के अंदर आम जो सो कॉल्ड चैरिटेबल स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल अगर वो लगातार निग्लेक्ट होते हैं और वहां शिक्षा का स्तर गिरता है, उनको पैसे नहीं मिलते, स्कूल बंद हो रहे हैं, तो ये मेरे लिए बड़ी चिंता का विषय है। और क्यों ये सबके ऊपर लागू नहीं होना चाहिए? और दूसरी बात, जो ये तो जनरलाइजेशन की कही, और एक और जो बात है जो मैंने नोट की थी कि गवर्नमेंट का रोल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्या ये संभव है कि आने वाले समय में कोई एक गरीब विद्यार्थी अपने क्रेडिट के जोर पर डॉक्टर बन पाएगा? क्या वो थोड़ी सी फीस भरकर इंजीनियर बन पाएगा? मुझे इस पर बहुत बड़ा शक है। मैं ऐसे समाज सेवी संगठनों को जानता हूं जो हॉस्पिटल चला रहे हैं, डॉक्टर जिन्होंने जीवन दे दिया समाज सेवा के लिए। वो मुझे कह रहे थे कि आने वाले 5 साल में ऐसे जो समाज सेवा के लिए अपने आप को मानने वाले डॉक्टर मिलेंगे नहीं, कि कोई भी डॉक्टर 60-70 लाख से 1 करोड़ का खर्चा किए बिना डॉक्टर बनेगा नहीं, तो समाज सेवा करेगा कि पहले माँ बाप का कर्जा उतारेगा? तो सरकार का इस प्रकार से, जिसमें हमारे माँ बाप पढ़े या हमारे भाई बहन पढ़े, एक अपने मेरिट के हिसाब से, अगर वो आपकी विलक्षणता और मेरिट के कारण आपको कभी एडमिशन ही मिल नहीं पाती, चाहे उसमें रिजर्वेशन कारण होगा, कम सीटें कारण होगी, सरकार का सहायता कम होगी, इसका कहीं उल्लेख नहीं है। तो मैं ये मानता हूं कि इस क्षेत्र के अंदर सरकार का भूमिका कम होना बहुत बड़ा एक खतरे का निशान है, और वो किसी भी प्रकार ध्यान देना चाहिए, ताकि जो एक आम गरीब व्यक्ति है, जिसके अंदर मैं मानो 60% लोगों को गिन सकते हैं, जो बिल्कुल ही बेचारा दरिद्र हालत में, उसकी तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो अपने आप को उसमें उठाना चाहता है, उसको उठाने के लिए रास्ते बाकी हैं क्या? क्या अब्दुल कलाम दोबारा खड़ा होगा क्या? कोई के मोहम्मद दोबारा खड़ा होगा क्या, मछुआरे का बच्चा जाके वैज्ञानिक बन गया? या कोई लाल बहादुर शास्त्री खड़ा होगा जो गरीबी से उठकर प्रधानमंत्री बनेगा, अच्छा शिक्षण लेगा? मुझे उसकी बहुत चिंता है। राहुल जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसमें? मैं रतन जी के एक एक शब्द से सहमत हूँ और इसलिए उनको दोहराऊंगा नहीं। मेरी कुछ चिंताएं और हैं कि एक तो जो भाषाओं को लेकर जो लचीलापन इसमें दिखाया गया है, जो भाषाओं के महत्व को स्वीकार किया गया है पहली बार इतने स्पष्ट रूप से, उसका स्वागत करते हुए, उसके साथ उनको जिस तरह से निजी विद्यालयों पर और राज्यों पर छोड़ दिया गया है, उसमें क्योंकि आ रहा है वेयर एवर पॉसिबल, प्रेफरेबली, तो उसमें कहीं यह नहीं लगता कि सरकार किसी भी चीज को सख्ती से लागू करेगी और सुनिश्चित करेगी कि ये प्रावधान लागू हो। क्योंकि ऐसा कौन सा निजी विद्यालय होगा जो अपनी बहुत चलती हुई कमाऊ व्यवस्था को छोड़कर, अंग्रेजी को कम करके या छोड़कर भाषाओं को आगे बढ़ाएगा?
अभी तो स्थिति यह है कि पूरे देश में गरीब से गरीब आदमी के दिमाग में ये बैठ गया है कि उसके बच्चे को अगर संभव तो गर्भ से ही अंग्रेजी नहीं मिली तो वो पिछड़ जाएगा। इस राष्ट्रीय मूर्खता को दूर करने की तो कौन करेगा? वो केवल राज्य की शक्ति कर सकती है। दूसरी बात कि इसमें जो रतन जी कह रहे हैं वो कि इसमें एक तरह से निजी क्षेत्र को लगभग पूरी छूट है। सरकार अपनी जिम्मेदारी कम कर रही है और इसका मतलब है कि जो गरीब हैं उनको धकेला जा रहा है, जैसे उनको गरीबों को गरीब इलाज के लिए महंगे अस्पतालों की ओर धकेला जा रहा है, वैसे उनकी शिक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए उनको निजी और महंगे स्कूलों की ओर धकेला जा रहा है। जो अच्छे हैं वो महंगे हैं, जो निजी हैं लेकिन अच्छे नहीं हैं वो सस्ते हैं लेकिन वो अच्छे नहीं हैं। तो कुल मिलाकर मोटी बात सिर्फ यही निकल के आती है, जिसके पास पैसा है वही अच्छी शिक्षा पा सकता है इस देश में। जिसके पास 1 करोड़ रुपए है वही MBBS और MD कर सकता है। MD का पैसा 2-2 करोड़ रुपए है, 3-3 करोड़ रुपए है एक सीट के लिए। इंजीनियरिंग का खर्चा आप बढ़ाते जा रहे हैं, तो जो गरीब प्रतिभा है इस देश की, उसके लिए सहारा कहाँ है? वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी? तो निजी क्षेत्र को लिए बगैर सरकार के पास इतना पैसा नहीं कि वो पूरी शिक्षा व्यवस्था को चला ले, ये हम जानते हैं। निजी क्षेत्र की, निजी पूंजी की हमें जरूरत है। निजी क्षेत्र का आने का मतलब है कि उनको लाभ भी कमाना है, उनको पैसा कमाना होगा। वो खैरात और दान के लिए केवल नहीं आएंगे, लेकिन वो एक जिसे हम कहते हैं रीजनेबल प्रॉफिट वो लें, लेकिन वो गुणवत्ता सुनिश्चित करें और ये भी सुनिश्चित करें, और ये सरकार का काम है कि कोई भी गरीब, प्रतिभाशाली, पढ़ने में इच्छा रखने वाला बच्चा वंचित न रहे। ये जिम्मेदारी अगर सरकार स्वीकार नहीं करती तो वो बेईमानी होगी। जो जैसा कि राहुल जी ने कहा अभी कि निजी स्कूलों के लेवल पे ही आपको सरकारी स्कूलों को भी लाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए सरकार ने एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात इसमें जिक्र किया है इस पॉलिसी में, जो एक कॉमन अथॉरिटी रहेगी जो प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूलों को एक साथ देखेगी। उम्मीद हम कर सकते हैं कि शायद इस शिक्षा पॉलिसी के बाद बदलाव आए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इस एजुकेशन पॉलिसी की वाकई बहुत जरूरत थी, जहां पर अपनी वर्नाकुलर लैंग्वेज को, अपनी लोकल लैंग्वेज को, अपनी हिंदी मातृभाषा को भी इस चीज से एक सशक्तिकरण मिले, और ये उम्मीद है कि ये बदलाव आएगा। राहुल जी कुछ कह रहे थे, उनका विषय पूरा करें। मैं वही बोलिए। मैं तो बुरा नहीं मानना, लेकिन मैं तो यही आशा व्यक्त कर रहा था कि अगली बार जब हम बात करेंगे तो आपसे हम हिंदी सुनेंगे, इंग्लिश नहीं सुनेंगे। बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा खुद कि मैं भी इस चीज को अपने ऊपर लागू करूं, और मैं भी जितना हो सके हिंदी भाषा का प्योर उसके फॉर्म में, अभी भी देखो प्योर बोल रहा हूँ, शुद्ध फॉर्म में फॉर्म बोल रहा हूँ, मेरे को अभी तकलीफ है, लेकिन मैं भी कोशिश करूंगा सुधार करने की। इस चर्चा में ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, आपका भी, रतन जी आपका भी। उम्मीद है बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद राहुल। धन्यवाद राहुल देव जी।